जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की। मित्रों, भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है, अगर उसको इतिहास के आईने में गहराई से देखा जाए तो कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और सुदृढ़ थी कि इसका गुणगान पूरा विश्व गाया करता था। साथियों, पूरे विश्व के व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए लालायित हुआ करते थे। ऐसी थी भारत की अर्थव्यवस्था। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जो कुछ था आंतरिक व्यापार बहुत सुदृढ़ था। विदेशों से व्यापार होता था, लेकिन उसके पैमाने पर कहीं आंतरिक व्यापार बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत था। यद्यपि प्राचीन काल में देखा जाए तो मौर्य काल से गुप्त काल, राजपूतों के टाइम से लेकर और मध्यकाल में भी अगर देखा जाए तो अकबर या शाहजहां या यूं कह लीजिए शेरशाह सूरी का विशेष उल्लेख मिलता है। ये सारे राजाओं ने, शासकों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक निश्चित दिशा दिया था। साथियों, मुगलों का किसानों सौ को देखकर विदेशियों की जो नजरें थी वो कहीं न कहीं से जो है एकदम से उनकी नजरें आकर्षित हो जाती थी कि क्या शान शौकत की जिंदगी थी मुगलों की। इसके पीछे निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाती है। साथियों, इमारतों का बनवाया जाना, नहरों का बनवाया जाना, किसानों के लिए लाभकारी कार्यों को किया जाना, प्रजा की खुशहाली सिर्फ सिर्फ यह बताती है कि भारत निश्चित रूप से एक संपन्न देश था। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता। हाँ, यहाँ इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आधुनिक काल के प्रारंभ में आपके यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ, तो इन व्यापारिक कंपनियों ने, ये बड़े झूठे किस्म के लोग थे, भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाए। यहाँ सबसे बड़ी जो एक यूं कह लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। और उसी टाइम में कई अकाल पड़ी भारत में। तो दो महान अर्थशास्त्रियों का विशेष उल्लेख मिलता है साथियों, उसमें दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। ये दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, विशेषकर अंग्रेजों के टाइम में, और एक सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि किस तरह से भारत का जो धन है वो अंग्रेजों की तरफ बहा। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पॉइंट करेंगे आप। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनकी एक ऐतिहासिक पुस्तक थी। उसी टाइम में रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा, और इन दोनों विद्वानों ने ब्रिटिश काल में खुली लूट का उल्लेख किया। किस तरह से अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़कर और लंदन को सजाया, लंदन ले जाके वहां यहाँ के पैसों को लूट लूट कर वहां गाहे बगाहे, चोरी से, बेईमानी से, झूठ इधर का उधर करके पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। और उसी के बाद यहाँ हमने दो विद्वानों का नाम लिया। आगे हम आपको और बताना चाहेंगे साथियों, 1934 में देखिए, अब यहाँ से जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जब भारत में हुआ तो इस चीज का विशेष इस बात को बार बार दोहराया गया कि आखिर कोई ना कोई प्रयास किया जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार लौटे। यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, यहाँ के जो मझोले उद्योग थे, इन सब उद्योगों को अंग्रेजों ने नष्ट किया था। इनको पुनर्वास करने की बात कही गई कि कुटीर उद्योगों को जगाया जाए ताकि कहीं ना कहीं से सेल्फ डिपेंड हो लोग यहाँ के। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो राष्ट्र के अंग्रेजों से युद्ध करने वाले लोग थे, यूं कह लीजिए जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इन लोगों ने भी अर्थव्यवस्था के दोहन पर गहरा शोक जताया था साथियों। और अब हम बात करते हैं 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया की रचना की। मित्रों, एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमिक
फॉर इंडिया 1934 में लिखी एक पुस्तक थी साथियों। आगे 1938 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर दिया। सीधा सीधा 1938 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर दिया। 1944 में आरदेशिर दलाल ने बॉम्बे प्लान, देखिए मित्रों ये उद्योगपतियों का एक बॉम्बे प्लान दिया आरसेडित दलाल ने। 1943 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। साथियों गांधीवादी योजना की बात आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि गांधी जी बेसिक रूल पर विशेष फोकस करते थे। सिलाई कढ़ाई बुनाई यानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, ताकि लोगों को आत्मनिर्भरता प्रदान किया जा सके। ऐसा महात्मा गांधी का थीम था, ऐसा महात्मा गांधी का लक्ष्य था। साथियों 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना प्रस्तुत की। एम.एन. राय ने 1945 में जन योजना प्रस्तुत की। साथियों 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया। 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या प्रस्तुत किया? सर्वोदय योजना। सर्व समाज के उदय की बात कही, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब आगे 1946 अंतिम पायदान पे आप पहुंचेंगे। 1946 में केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर, केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। साथियों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था और यह एक परामर्शदात्री संस्था नहीं था। इसका काम था केवल और केवल सरकार को सलाह देना। मित्रों सलाह देने वाले अगर तगड़े हों तो सलाह भी स्वीकार भी की जाती है। अब देखिए इसको तगड़ा कैसे बनाया गया। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष बनाया गया वो भारत के प्रधानमंत्री को बनाया गया। इस तरह से आप समझ जाइए कि योजना आयोग के पहले जो पदेन अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मित्रों योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया जो अर्थशास्त्री होना आवश्यक था। तो भारत में पहले योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखेंगे आप, भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और उपाध्यक्ष के लिए अर्थशास्त्री होना बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि योजना आयोग इकोनॉमिक व्यवस्था को एक आधार देने के लिए बनाई गई थी, इसलिए उनका अर्थशास्त्री होना आवश्यक है। उसके बाद इसमें मित्रों 3 पूर्णकालिक सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य रखे जाने की बात की गई। भारत का गृह मंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री ये योजना आयोग के पदेन सदस्य होंगे। और योजना आयोग के अंतिम जो उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। साथियों योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये योजना आयोग पर एक आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे योजना आयोग के विभिन्न जो और संस्थान थे, इसकी मदद के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। साथियों और उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे योजना आयोग के आगे, योजना आयोग में कौन कौन से टाइम में क्या क्या प्लानिंग बनाई गई थी। मित्रों देखिए मित्रों योजना आयोग को एक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। मित्रों 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा करना, मूल्यांकन करना और योजना आयोग को दिशा देना। कुल मिलाकर योजना आयोग को एक सपोर्ट देने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का है। और साथियों योजना जो सदस्य योजना आयोग में थे वही सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद में निर्धारित किए गए। देखिए इसके अध्यक्ष व सचिव योजना आयोग के ही होंगे। और हाँ एक स्टेप बढ़ा दिया गया था, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे क्या होंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। ये एक स्टेप बढ़ा दिया गया योजना आयोग से आगे। और मित्रों योजना आयोग का संचालन
वो मूल्यांकन करना और योजना आयोग की नीतियों की समीक्षा करना, ये 2 काम आगे निर्धारित किया गया। तो कुल मिला के इस क्लास में हमने आपसे बताया कि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कहीं ना कहीं से भारत की अर्थव्यवस्था को एक दिशा प्रदान करने के लिए आगे की क्लास में आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर एक स्टैंडर्ड क्लास की योजना भारत के जो है नीति निर्धारकों ने बनाया और भारत एक आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ा साथियों। यह योजना की जो व्यवस्था है वह रूस के संविधान या रूस से योजना आयोग आर्थिक नियोजन भारत में दिया गया रूस की अर्थव्यवस्था को देखकर। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप बखूबी जान लीजिए कि भारत के जो तेजी से विकास भारत ने किया, इसके पीछे योजना आयोग का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था। जय हिंद साथियों।